प्यारे बच्चों नमस्कार। हम अपशिष्ट जल के बारे में आज चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है इस पर हमारे उपयोग के लिए जो पेयजल है वह बहुत ही कम मात्रा में है। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल का 97% हिस्सा 97% जो हिस्सा है वह खारा जल के रूप में सागरों, महासागरों, खाड़ियों में उपस्थित है। बाकी का 2% जल वह पहाड़ों, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के हिम शिखरों पर अथवा ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के रूप में उपलब्ध है। कुल उपलब्ध जल का मात्र 1% हिस्सा ही पेयजल के रूप में मौजूद है। और हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो जल के बिना हो ही नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना तो बनता है। फिर हम प्रतिदिन जो जल उपयोग करते हैं, उपयोग करने के बाद वह जो जल बहता है उसे हम अपशिष्ट जल कहते हैं। दैनिक जीवन में जो रोज उपयोग हम कर रहे हैं जल को, जैसे हमने स्नान किया, स्नान करने के बाद जो जल नालियों में बह गया, हमने जो कपड़ा धोया वह जल जो नालियों में बहा, हमारे रसोई घर में जो खाना बने और बर्तन साफ करने या अन्य सारे कार्यों में जो जल उपयोग में आया और उसके बाद शेष जल जो नालियों में बहाया गया, ऐसे सारे जल अपशिष्ट जल कहलाते हैं, क्योंकि पुनः उनका तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि अपशिष्ट जल क्या है। इसी तरह से बहुत सारे जो कार्य हैं इसमें हम जल का जो उपयोग करते हैं और उस जल को जो त्याग देते हैं वही अपशिष्ट जल का उदाहरण है। आइए, स्वच्छ जल की उपलब्धता हम मानव मात्र का दायित्व है। हम सारे लोगों की यह जिम्मेवारी बनती है कि हम जल को स्वच्छ बनाए रखें। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जो अपशिष्ट जल है जो नालियों में बहता है ये कहाँ जाता है, यह किस प्रकार से हानि पहुंचाता है और हमारे पर्यावरण पर, जीवों पर, पेड़ पौधों पर यह क्या असर डालता है। जब जल की इतनी सीमित मात्रा है तो क्या इसे यूं ही बहा देना चाहिए, यूं ही पर्यावरण पर असर डालने के लिए छोड़ देना चाहिए, अथवा इस दूषित जल का कुछ ऐसा उपचार करना चाहिए ताकि पुनः यह प्रयोग में लाया जा सके। इन्हीं सारी बातों पर आज अपनी यह चर्चा जो है वह केंद्रित है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के बाद जो अपशिष्ट जल बहता है, ऐसे बहते हुए अपशिष्ट जल को नालियों में आपने देखा होगा। आप जब उसको देखते हैं, वहाँ से गुजरते हैं तो उससे खराब दुर्गंध आती हुई आपको अनुभव होता होगा। आप वहाँ से अपने नाकों को ढक कर निकलते होंगे। आखिर ये दुर्गंध वहाँ से क्यों आता है? क्योंकि आपने विज्ञान में ही पढ़ा है कि दुर्गंध कहीं से तभी आती है जब वहाँ कोई वस्तु सड़ रही होती है। यदि वस्तु सही अच्छी है तो फिर दुर्गंध आने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो फिर नालियों से होता हुआ, छोटी नालियों से बड़ी नालियों से बड़े बड़े सीवरेज में ये होता हुआ ये जाता कहाँ है? गाँव में या
शहरों में अलग अलग रूप से आपने देखा होगा। गाँव में यह किसी बहुत बड़े गड्ढे, पोखरे या तालाब में जाकर मिलता है अथवा छोटी नदियों में मिलता है। शहरों में भी इसी तरह से ये सीवर्स से होता हुआ, बड़े बड़े मेन होल्स से होते हुए या जो है किसी जल स्रोत में ही, नदियों आदि में छोड़ दिया जाता है। और यह हमारे पर्यावरण पर, जैसा कि आपको हमने बताया, कि बुरा असर डालता है, क्योंकि यही जल पुनः प्रयोग में लाया जा रहा है, प्रयोग में आता जा रहा है, जाने अनजाने आता जा रहा है। और हमारे विश्व में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हमारा जो संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशंस में ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने जो है निर्धारित किया पूरा विश्व इस जल पर चिंता करने के लिए प्रत्येक वर्ष की 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाता है। और इस पर जो है चिंता की जाती है कि संपूर्ण देश के लोगों को स्वच्छ जल कैसे प्राप्त हो सके। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने, जो महासभा है जनरल असेंबली, उसने जो है 2005 से 2015 यानी 10 वर्षों का यह जो पूरा कार्यकाल था, इसको जो है उन्होंने जीवन के लिए जल पर समर्पित किया और इस जल को शुद्ध बनाए रखने के लिए काफ़ी सार्थक प्रयास विश्व भर में करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो ये तो इतने बड़े स्तर पर हुआ, लेकिन कार्य तो छोटे स्तर पर होना चाहिए। और इस छोटे स्तर पर कार्य जो होते हैं, इसको करने के लिए हम यह देखेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से जानकारी हमें होनी चाहिए कि ये अपशिष्ट जल बाहित मल का रूप ले लेते हैं। क्योंकि नालियों में जब यह बहते हैं तो क्या आपको हमने कहा कि इसमें से दुर्गंध निकलता है, सड़ते गलते पदार्थ इसमें होते हैं। तो आप देखिए बाहित मल है क्या? बाहित मल वास्तव में द्रव रूपी अपशिष्ट है, जिसका अधिकांश हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा जो है वह जल का बना हुआ होता है। उसका ज़्यादा हिस्सा जल उसमें होता है, लेकिन थोड़ा ही सही, 1/4 ही सही और उससे भी कम ही सही, उसमें जो है विभिन्न प्रकार के घुले हुए दूषित पदार्थ होते हैं। जल में घुले हुए यही दूषित पदार्थ संदूषक कहलाते हैं। यदि प्रश्न में पूछा जाएगा कि संदूषक क्या है, तो बाहित जल में या बाहित मल में, जो भी हम इसको कहेंगे, बाहित जल में जो बहते हैं पदार्थ, है ना, वह उसमें जो अशुद्धियां होती है, वह अशुद्धियां या दूषित पदार्थ ही संदूषक कहलाता है। और इस बाहित मल को उत्पन्न, ये होता उत्पन्न कहाँ कहाँ से है, हम इस पर भी चर्चा करें। आइए बाहित मल को उत्पन्न करने वाले सामान्य स्रोतों के बारे में हम चर्चा करें बारी बारी से। पहला तो उद्योग, कल कारखाने। ये क्या करते हैं? ये कल कारखाने विभिन्न प्रकार के रसायन, विभिन्न प्रकार की धातुएं या तो उसके यौगिक, तेल, ग्रीस आदि जो है बाहित जल के रूप में या बाहित मल के रूप में जो है उत्पन्न करते हैं। दूसरा है होटल। अब तो जानते हैं होटल में क्या हो सकता है, वहाँ से जल निकल रहा है, अपशिष्ट जल निकल रहा है, उसमें और कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं जो बाहित मल का निर्माण करते हैं। तो जानते हैं उसमें सड़े गले अनाज का हिस्सा हो सकता है, सब्जी और फलों का हिस्सा हो सकता है, कुछ कागज़ के टुकड़े हो सकते हैं, अथवा प्लास्टिक्स हो सकते हैं, पॉलीथीन्स हो सकते हैं। ये सभी जो है बाहित मल होटलों से निकलते हैं। फिर अस्पताल से जितने भी प्रकार का रासायनिक कचरा है, विभिन्न प्रकार का रासायनिक कचरा, उसके साथ साथ शरीर के संदूषक पदार्थ, है ना, खून, मल आदि भी जो है वो अस्पताल से जो है वो बाहित मल के रूप में निकलते हैं। फिर धर्मशाला से
धर्मशाला में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पर वो स्नान करते हैं, खाना खाते हैं, उनका खाना वहाँ बनता है, वो मलत्याग वहाँ करते हैं। तो आप वहाँ से भी जो है बाहित मल उत्पन्न होता है। फिर अपने घरों से भी तो वही होता है, घरों से भी नालियाँ निकलती है। आप देखते हैं, आप गाँव में भी देखते होंगे कि कहीं पर कुआं है, जल स्रोत है, चापाकल है, तो वहाँ पर जो है से पूरा का पूरा पानी नालियों में जो है बह रहा है, या तो खुली सड़कों पर बह रहा है। तो वहाँ पर क्या हो सकता है बाहित मल के रूप में, आप बताइए। वहाँ पर क्या होगा, साबुन लगाते हैं वो पदार्थ हो सकता है, कपड़ा जो धोते हैं उसके वो मैल हो सकते हैं, बर्तन जो धोते हैं उसके वो मैल हो सकते हैं, आदि आदि पदार्थ। ये धर्मशाला, घर, विद्यालय, अपने विद्यालय में भी क्या होता है, हम लोग पानी पीने जाते हैं, वो पानी जो है ना, वो गिरता है, अथवा शौचालय में से जो पानी निकलता है वो जो जाता है या सोकपीट में जाता है, तब तो अच्छी बात है। तो इस प्रकार से जो है जहाँ पर कि जमाव होता है, लोगों का जमाव होता है, बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, बहुत बड़ी क्रियाकलाप जहाँ होती है, वहाँ से बाहित मल निकलता है। अब जब चर्चा उठी संदूषक यानी बाहित मल में उत्पन्न जल के अलावे दूसरे पदार्थ, तो इसकी चर्चा में हम लोग देखेंगे कि ये क्या क्या हो सकते हैं। तो संदूषक के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं इन विभिन्न प्रकार के स्रोतों से, अथवा जब चलता है बाहित मल तो रास्ते में उसमें क्या क्या हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहला तो क्या है कि कार्बनिक अशुद्धियाँ हो सकती है। उसमें कार्बन जिसमें होता है वो पदार्थ कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, उसे कहा जाता है। तो वो वैसे ही कार्बन पदार्थ युक्त अशुद्धियाँ, उसमें मानव मल होगा, जैविक अपशिष्ट पदार्थ हो सकते हैं। हमने आपको बताया विभिन्न प्रकार के जैविक अपशिष्ट पदार्थ जो अस्पताल आदि से भी आता है, या जानवरों के मल मूत्र जो होते हैं, है ना। उसके बाद तेल, फिर यूरिया मूत्र के रूप में जो मूत्र त्याग लोग करते हैं, उसमें से यूरिया, अमोनिया, है ना। फल सब्जी का कचरा, ये कार्बनिक अशुद्धियों में आता है। आदि ये यहाँ पर हो सकता है, आदि और भी बहुत तरह के होते हैं आदि। दूसरा अकार्बनिक अशुद्धियाँ, इसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें विभिन्न प्रकार के नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स अथवा धातु या उस धातु के यौगिक जो कि उस बाहित मल में पाए जाते हैं। फिर पोषक पदार्थ, पौधों के लिए जो पोषक पदार्थ होते हैं, वनस्पतियों के लिए पोषक पदार्थ होते हैं, जो प्रायः नाइट्रेट और फास्फेट के पदार्थ होते हैं, है ना। वे सारे पदार्थ पोषक पदार्थ के रूप में हो सकते हैं। फिर जो है जीवाणु, रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, हम इसकी बात करेंगे। जल जनित रोगों को पैदा करने वाले विभिन्न प्रकार के, आप जानते हैं जल जनित रोग होते हैं, दूषित पानी के पीने से जो रोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जल जनित रोग बोलते हैं। तो वो क्या हो सकते हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस आदि जो रोग हैं उसको उत्पन्न करने वाले जीवाणु उसमें हो सकते हैं। फिर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, कुछ छोटे वनस्पति में से शैवाल हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कवक हो सकते हैं, ये सभी होते हैं, है ना। और ये जो है सूक्ष्म जीव, और ये सूक्ष्म जीव इसमें पेचिश पैदा करते हैं, है ना। ये रोग उत्पन्न करने वाले हानिकारक होते हैं। इसके बाद निलंबित ठोस, ये तो आम बात है, आप जानते ही हैं कि उस पानी बह रहा है तो उसमें वो गदला पानी है, कोई साफ़ और स्वच्छ पानी तो है नहीं, यानी उसमें मिट्टी घुला हुआ है, उसमें बालू भी मिला हुआ है, या उसमें छोटे छोटे कंकर भी बह रहे हैं। इसके साथ साथ मृतजीवी बहुत तरह के कीट और पौधे जो मरे हुए कार्बनिक पदार्थों पर जिंदा रहते हैं, या उनके शरीर को अपघटित होने से जो वो जिंदा रहते हैं, शरीर को अपघटित करके जो है, जैव शरीर को अपघटित करके जो है, जो अपना भोजन लेते हैं, ऐसे मृतजीवी पदार्थ भी जो है उसमें उपस्थित रहते हैं। तो बच्चों, संदूषक का ये पूरा का पूरा स्रोत हुआ। अब देखिए, आप समझिए, ये हमने आपको बताया कि ये नालियाँ सीधे बहती हुई ये कहाँ चली जाती हैं, नदियों में,
अथवा विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों में, और फिर इसका उपयोग होने लगता है पौधों के द्वारा कृषि कार्य में या अन्य कार्य में, अथवा ये ज़मीन के अंदर रिसते हैं और ज़मीन के अंदर भूमिगत जल से मिल जाते हैं और पुनः इसका उपयोग होने लगता है, तो ये हमें हानि पैदा करते हैं। इसलिए हमारा यह दायित्व बनता है कि हम ऐसे बाहित मल को या अपशिष्ट जल को उपचारित करके पुनः प्रयोग के लायक बनाएं। यह हमारा दायित्व बनता है। आप ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जल की मात्रा काफ़ी सीमित है, इसलिए यह करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और इसी आवश्यकता के कारण हमें इसका उपचार करना, ऐसे बाहित जल उपचार करना अत्यधिक आवश्यक है, और इसके ऊपर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।